नमस्कार। भारतीय भूगोल की हमारी सीरीज में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, भारत के तटीय मैदान। अब देखिए, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीएससी एग्जाम हो, यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। कभी-कभी सीधे फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं, तो कभी मैप पर आधारित सवाल आ जाते हैं। तो चलिए आज इस टॉपिक को पूरी तरह से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और समझेंगे कि ये तटीय मैदान होते क्या हैं। फिर हम एक एक करके पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों को जानेंगे, दोनों में क्या फर्क है इसकी तुलना करेंगे, देश के लिए इनका आर्थिक महत्व क्या है ये भी समझेंगे, और सबसे आखिर में वो जरूरी बातें जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछी जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये कोस्टल प्लेन्स या तटीय मैदान हैं क्या चीज़। किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो तटीय मैदान का मतलब है समुद्र के ठीक बगल वाली समतल और नीची ज़मीन। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है कि ये मैदान बने कैसे? क्या ये हमेशा से ऐसे ही थे? नहीं, इनके बनने के पीछे तीन बड़ी प्राकृतिक प्रक्रियाएं काम करती हैं, जिन्हें हम अब समझने वाले हैं। सोचिए, तीन ताकतें एक साथ काम कर रही हैं। पहली ताकत है खुद समुद्र, जिसकी लहरें लगातार रेत और गाद मतलब सिल्ट किनारे पर लाकर जमा करती रहती हैं। दूसरी ताकत है हमारी नदियां, जो पहाड़ों से बहकर आती हैं। वो अपने साथ ढेर सारी उपजाऊ मिट्टी लेकर आती हैं और समुद्र में मिलने से ठीक पहले उसे किनारे पर बिछा देती हैं। और तीसरी ताकत है फिर से समुद्र की लहरें, जो सिर्फ जमा ही नहीं करती बल्कि किनारों की चट्टानों को लगातार तोड़ती भी रहती हैं, जिससे मैदान को फैलने की और जगह मिल जाती है। इन्हीं तीनों प्रक्रियाओं की वजह से ये मैदान इतने उपजाऊ और कीमती बनते हैं। भारत की जो पूरी तटरेखा यानी कोस्ट लाइन है, वो करीब 7,516 किलोमीटर लंबी है। अब इतनी लंबी कोस्टलाइन को एक साथ पढ़ना तो मुश्किल होगा, इसीलिए इसे समझने के लिए हम दो मुख्य हिस्सों में बांट देते हैं। एक है हमारा पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान की, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट्स और अरब सागर यानी अरेबियन सी के बीच में एक पतली सी पट्टी की तरह है। अच्छा, यहाँ सबसे ज़रूरी पॉइंट जो एग्जाम में बार बार आता है वो है इसकी चौड़ाई। हमेशा याद रखिएगा, पश्चिमी तट संकरा यानी नैरो है। अब सवाल आता है ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब छिपा है पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं वो समुद्र के बहुत करीब हैं और उनकी ढलान बहुत खड़ी है, बिल्कुल एक दीवार की तरह। तो मैदान को फैलने की ज्यादा जगह ही नहीं मिल पाती। अब इस पश्चिमी तट को भी और अच्छे से समझने के लिए तीन हिस्सों में बांटा गया है। और हाँ, ये बहुत जरूरी है, एग्जाम में इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम मतलब नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस कई बार पूछा गया है। तो चलिए नॉर्थ से साउथ की तरफ चलते हैं। सबसे ऊपर मुंबई से गोवा तक है कोंकण तट, फिर बीच में गोवा से मंगलुरु तक आता है कन्नड़ तट, और सबसे नीचे साउथ में मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है मालाबार तट, जो कि मुख्य रूप से केरल में है। अब ये क्रम कोंकण, कन्नड़, मालाबार, इसे याद कैसे रखें? बहुत आसान है। एक मजेदार सी कहानी याद रखिए। कहानी ये है कि एक किंग मतलब राजा गोवा गया और उसने वहां का लॉ मतलब कानून तोड़ दिया, तो सजा के तौर पर उसे एक गार्लैंड मतलब माला पहनाई गई। तो देखिए, किंग से हो गया कोंकण, लॉ से हो गया कन्नड़ और गार्लैंड से मालाबार। हो गया ना याद, नॉर्थ टू साउथ। अच्छा, पश्चिमी तट की कुछ और खासियतें हैं जो इसे पूर्वी तट से एकदम अलग बनाती हैं। पहली बात, यहाँ की नदियाँ ये बहुत छोटी होती हैं और ढलान ज्यादा होने के कारण बहुत तेजी से बहती हैं, इसलिए ये डेल्टा नहीं बना पाती। ये तो सीधे तेजी से जाकर समुद्र में मिल जाती हैं और इस मिलन बिंदु को हम एस्चुअरी या ज्वारनदमुख कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। दूसरी खास चीज है केरल के कयाल, जिन्हें हम बैकवाटर्स या लगून भी कहते हैं, जो दुनिया भर में मशहूर हैं। तो पश्चिमी तट की संकरी पट्टी को समझने के बाद अब चलते हैं भारत के पूर्वी तट की तरफ, जो कि इसके बिल्कुल उलट काफी चौड़ा और फैला हुआ है। ये मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि ये मैदान चौड़े यानी वाइड हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है बड़ी बड़ी नदियां, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी,
ये सब नदियां बहुत लंबा रास्ता तय करके आती हैं और अपने साथ लाई हुई सारी उपजाऊ मिट्टी यहाँ जमा कर देती हैं। इसी से बनते हैं बड़े बड़े डेल्टा, और इन्हीं डेल्टा की वजह से ये मैदान इतने चौड़े हैं। अब जैसे हमने पश्चिमी तट को बांटा था, वैसे ही पूर्वी तट को भी हम दो मुख्य हिस्सों में बांटते हैं। जो उत्तरी हिस्सा है, जिसमें ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट आते हैं, उसे कहते हैं उत्तरी सरकार तट। और जो दक्षिणी हिस्सा है, यानी तमिलनाडु का तट, उसे कहते हैं कोरोमंडल तट। इसको भी याद रखने की एक ट्रिक है। सोचिए, आंध्र में जो सरकार है, सरकार से नॉर्दर्न सरकार्स, उसने अपने तमिल दोस्त को कोरमा खाने बुलाया। कोरमा से कोरोमंडल, तो सरकार कहाँ है? आंध्र में। और कोरमा कौन खा रहा है? तमिल दोस्त। बस हो गया याद। उत्तरी सरकार मतलब आंध्र और ओडिशा, और कोरोमंडल मतलब तमिलनाडु। सही मायनों में पूर्वी तट की असली पहचान ही उसके डेल्टाज हैं। ये इतने उपजाऊ हैं कि यहाँ चावल की खेती जबरदस्त होती है। इसीलिए इस पूरे इलाके को दक्षिण भारत का अन्न भंडार यानी ग्रैनरी ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने पश्चिमी तट भी देख लिया और पूर्वी तट भी। अब सबसे जरूरी काम, दोनों को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करते हैं। यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, तो इसे ध्यान से समझिएगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। चौड़ाई, पश्चिम की संकरी, पूर्व की चौड़ी। नदियां, पश्चिम में छोटी और तेज, पूर्व में लंबी और धीमी। सबसे बड़ा अंतर, डेल्टा। पश्चिम में नहीं है, वहां एस्चुअरीज बनती हैं, पूर्व में बड़े बड़े डेल्टा हैं। अब आते हैं बंदरगाहों पर। ये बहुत दिलचस्प है। पश्चिमी तट जो है ना, वो थोड़ा कटा फटा है, जिससे जहाज़ों को रुकने के लिए प्राकृतिक गहरे बंदरगाह मिल जाते हैं। लेकिन पूर्वी तट सीधा है, वहां मिट्टी के जमाव के कारण बड़े जहाज़ों के लिए हमें कृत्रिम बंदरगाह बनाने पड़ते हैं। और आखिर में बारिश, पश्चिमी तट पर तुलनात्मक रूप से ज्यादा होती है। अब बात करते हैं कि ये तटीय मैदान हमारे देश के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? मतलब इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? अरे, ये तो हमारी अर्थव्यवस्था के स्तंभ हैं। देखिए, कृषि तो है ही, चावल, नारियल, मसाले सब यहीं होते हैं। मत्स्य पालन, लाखों लोग मछली पकड़कर अपना घर चलाते हैं। बंदरगाह और व्यापार, देश का 95% से ज्यादा विदेशी व्यापार इन्हीं बंदरगाहों से होता है। सोचिए, फिर उद्योग हैं, पर्यटन है, गोवा और केरल के समुद्र तट तो सब जानते हैं। और हाँ, खनिज भी, बॉम्बे हाई जैसे तेल क्षेत्र भी तो यही हैं। चलिए अब फटाफट से वो की पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल मस्ट रिमेंबर फैक्ट्स हैं। ओके, तैयार? अगर सवाल में संकरा मैदान दिखे तो जवाब क्या होगा? पश्चिमी तट। चौड़ा मैदान या डेल्टा, पूर्वी तट। मालाबार तट, केरल। कोरोमंडल तट, तमिलनाडु। और लेगून या कयाल, वो भी पश्चिमी तट, खास तौर पर मालाबार तट। बस इन कीवर्ड्स को दिमाग में बैठा लीजिए। तो आज हमने भारत के तटीय मैदानों को अच्छी तरह समझ लिया है। एक तरफ है संकरा, चट्टानी और प्राकृतिक बंदरगाहों वाला पश्चिमी तट, और दूसरी तरफ है चौड़ा, उपजाऊ और डेल्टा वाला पूर्वी तट। अब सवाल ये है कि जब हम तटों को समझ चुके हैं, तो हमारी भूगोल की यात्रा में अगला कदम क्या होना चाहिए? बिल्कुल, जब तट पर खड़े हैं तो अब समुद्र में उतरेंगे, मतलब हमारा अगला पड़ाव होगा भारत के द्वीप समूह, द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली कड़ी में, जहां हमारी यात्रा तट से समुद्र में आगे बढ़ेगी। तब तक पढ़ते रहिए।